गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मशीन डिज़ाइन को। और ये इसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट करो। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे PDF नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाती हैं। इंटरचेंजेबिलिटी की बात करेंगे। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है यार? देखो, जैसे कि हमने कोई भी आप जैसे ये कोई पेन है, फाइन ग्रिप का पेन होता है। आप क्या करो, इस पेन का ढक्कन निकाल के सेम फाइन ग्रिप के पेन का दूसरे पेन में लगा दो तो वो ढक्कन लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से क्या करते हैं कि हम चीज़ों को एक स्टैंडर्डाइजेशन दे देते हैं। फ़ायदा उससे क्या होता है कि मान लो कोई मैकेनिकल पार्ट खराब हो गया, मान लो कोई गियर टूट गया, तो अब हमको पूरी की पूरी गियर ड्राइव बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ एक वो गियर जाके बदल दें, सिर्फ जो गियर टूटा है उसको जाके बदल दें, बाकी सारे गियर्स अपने आप चल रहे थे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है यार कि अब हम वी बेल्ट यूज़ कर रहे हैं कि यार एक बेल्ट टूट गई तो फिर पूरा का पूरा सेट बदलाएगा। मैंने बताया था ना आपको, जब बेल्ट टूट जाती है तो बेल्ट ड्राइव में, क्योंकि फिर क्या होता है कि दूसरी बेल्ट पे उसकी लोडिंग की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आ जाते हैं और जिसकी वजह से यूनिफॉर्म लोड्स ट्रांसमिट नहीं होते। इसकी वजह से हमको पूरा पूरा सेट बदलना पड़ता है। पर हर जगह ऐसा करने की जरूरत थोड़ी ना है। तो इस वजह से हम इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पार्ट बनाते हैं, मान लो हमको ये शाफ्ट चाहिए, 12 mm की शाफ्ट चाहिए, 12 mm डायमीटर की शाफ्ट चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यार ऐसी शाफ्ट बनाता हूँ मैं, जो ऐसा होल बनाता हूँ मैं जिसमें ये 12 mm की शाफ्ट भी लग जाए हैं, और अगर 12.01 mm है तो भी ठीक है, और अगर 11.99 है तो भी लग जाए, जिससे इस रेंज के बीच में मैं कोई सी भी शाफ्ट लाऊं वो इस होल में लग जाएगी, या उस बियरिंग में फिट हो जाएगी, या उस पर हम पुली माउंट कर देंगे, कहीं पे भी लगनी हो। तो इस तरीके से क्या करते हैं, द टर्म इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर मास प्रोडक्शन। जब हमको मास प्रोडक्शन करना है, कई सारी शाफ्ट्स बनानी है ऑफ आइडेंटिकल आइटम विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ द साइजेस। तो 12.01 से लेके 11.99 तक के बीच में आप कुछ भी बनाओ, काम करेगा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द साइज ऑफ द फिनिश पार्ट विद ड्यू अलाउंस, उसके लिए कुछ अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। देखेंगे अलाउंस क्या होता है आगे। ठीक है, अलाउंस ऑफ द एरर इंटरचेंजेबल पार्ट, उसे कहते हैं लिमिट सिस्टम। द वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होती है लिमिट सिस्टम में या फिर इंटरचेंजेबल सिस्टम में, वो कुछ इस तरीके से होती है। नॉमिनल साइज क्या होता है? तो नॉमिनल साइज, जब मान लो हमने ये शाफ्ट बनाई और पहले हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे, उस ड्राइंग बनाते वक्त हमने जो भी इसका डायमीटर रखा है या जो भी इसका साइज रखा है उसको कहते हैं नॉमिनल साइज। ठीक है, फिर जैसे मैंने यहाँ पे बोला 12, इससे अगर 0.01 mm ज़्यादा भी हो, 0.01 कम भी हो, तो मेरा सिस्टम काम करना चाहिए, वो जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो जिस ये 12 mm पे जो मैंने कैलकुलेशन की है, जिस मेजरमेंट पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, उसे कहते हैं बेसिक साइज। इट इज़ द साइज ऑफ द पार्ट टू ऑल लिमिट वेरिएशंस टॉलरेंस आर अप्लाइड। इस पे हम वेरिएशंस लाएंगे, इस पे हम टॉलरेंस अलाउंस देंगे। ठीक है, तो फाइनल डायमेंशन ऑफ द नॉमिनल एंड बेसिक जो होते हैं वो नॉर्मली सेम ही होते हैं, नॉर्मली ये सेम ही होते हैं। ठीक है, एक्चुअल साइज क्या होता है? एक्चुअल जो हम मेजर करेंगे वो हमारा एक्चुअल साइज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है ना एक्चुअल में कि हमने ड्राइंग पे तो हमने कुछ चीज़ें बना ली, ठीक है, पर एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से मे बी साइज़ में कुछ फ़र्क आ जाए। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्ट दब गया, उसका साइज़ थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये अलग अलग साइज़ के नाम रखे जाते हैं। एक नॉमिनल ड्राइंग में हो गया, ठीक है, फिर कैलकुलेशन जिस पे की वो बेसिक हो गया, और एक्चुअल जो नापा वो एक्चुअल साइज हो गया। लिमिट ऑफ साइजेस, ये क्या होता है? देयर आर 2 परमिसिबल साइज ऑफ द डायमेंशन। 2 परमिसिबल साइज हो सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया। एक द लार्जेस्ट जो होगा उसे कहेंगे अपर लिमिट, जैसे इस केस में मैंने बोला था 12.01 चलेगा, तो ये अपर लिमिट है। और जिसे हायर लिमिट भी कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है,
तो ये हमारी होगी। फिर अलाउंस क्या होता है? तो अलाउंस जो होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशन ऑफ द मेटिंग साइज। तो जो डिफरेंस होगा बेसिक डायमेंशन का वो हमारा अलाउंस हो जाएगा। टॉलरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो गैप होगा वहां पे अपर लिमिट 12.01 और लोअर लिमिट 11.99। तो अलाउंस टॉलरेंस कितना आ गया? टॉलरेंस यहाँ पे आ जाएगा 0.02 का, या फिर 20 माइक्रोमीटर का मेरा टॉलरेंस आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन है जो डायमेंशन में हो सकती है। टॉलरेंस जो हो सकती है वो यूनिलैटरल भी दी जा सकती है और बाइलैटरल भी दी जा सकती है। यूनिलैटरल मतलब मैं चाहता हूं कि 12 mm की मुझे शाफ्ट चाहिए, पर मेरी जो शाफ्ट है वो आप बड़ी दे देना, भले आप 12.05 की दे देना चलेगी, आप 12.1 की दे देना चलेगी, पर 12 से कम नहीं होनी चाहिए। सर ज़्यादा क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि अगर मेरे पास शाफ्ट है और इसकी जो डायमेंशन है वो अगर ज़्यादा भी है, मान लो ये शाफ्ट इतनी मोटी है और मुझे इसकी चाहिए, तो मैं इसकी टर्निंग करके इसकी जो डायमेंशन है, जो इसका डायमीटर है, वो मैं कम कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा मांग लूँगा, पर 12 mm से कम मत देना, फिर मेरा काम नहीं चलेगा। मैं उसमें मटेरियल ऐड नहीं कर पाऊँगा, उसका डायमीटर नहीं बढ़ा पाऊँगा। तो कभी कभी क्या करते हैं हम यूनिलैटरल देते हैं कि यार 12 से ज़्यादा ही देना। कभी कभी क्या करते हैं यार, एक काम करो 12 चलेगी, 12 चाहिए थी, 12.01 भी चलेगी, 11.99 भी चलेगी। तो इसे कह देते हैं बाइलैटरल सिस्टम, जब वेरिएशन ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, यूनिलैटरल सिस्टम मोस्टली यूज होते हैं। भाई मैंने बताया यार कुछ कुछ चीज़ें एक लॉजिकल होते हैं ना यार। 12 mm की शाफ्ट से अगर ज़्यादा दोगे, टर्निंग करके मैं छोटा बना लूँगा, पर अगर तुमने छोटी दे दी तो मैं मटीरियल इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ी ना करने बैठूंगा। ठीक है ना, तो इस वजह से इंडस्ट्री में यूनिलैटरल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉलरेंस जोन क्या होता है? तो जोन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट जो होता है, ये जो जोन होता है इसको क्या देते हैं? टॉलरेंस जोन कह देते हैं। जीरो लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या होता है? जिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं, उस वो जो लाइन होगी यहाँ पे, ये बेसिक साइज, ये आपकी बेसिक लाइन हो जाएगी, ये जीरो लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर कैलकुलेशन, ये अपर लिमिट, ये उसके ऊपर अपर लिमिट, ये नीचे लोअर लिमिट। ठीक है, इसमें आपकी जो है वो यूनिलैटरल टॉलरेंस दी गई है। ठीक है, दोनों ऊपर ही है ना, एक ही साइड है, एक ही साइड टॉलरेंस दी गई। ठीक है, अपर डिविएशन क्या होगा? तो अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। लोअर डिविएशन अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड बेसिक साइज। एक्चुअल डिविएशन क्या होगा? तो एक्चुअल साइज से जो डिविएशन आएगा वो एक्चुअल डिविएशन हो जाएगा, मतलब एक्चुअल साइज और बेसिक साइज का जो डिफरेंस होगा। मीन डिविएशन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ अपर एंड लोअर डिविएशन। अपर एंड लोअर डिविएशन का मीन निकाल लो। फंडामेंटल डिविएशन जो भी छोटी हो, ठीक है, जो भी जीरो लाइन के सबसे पास में होती है उसको हम कह देते हैं फंडामेंटल डिविएशन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसे क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। हमने देखा 40 का डी हो गया। अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइड, इसे कहते हैं अपर डिविएशन। 41 का बी हो गया। फिर लोअर डिविएशन क्या होता है? तो मिनिमम लिमिट, और कैलकुलेशन किससे करनी है? बेसिक से ही करनी है, तो ए हो जाएगा। फिर द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। एक्चुअल से बेसिक यानी कि एक्चुअल डिवीजन, तो ये भी 43 का ए हो जाएगा। 44 की बात करो, यूनिलैटरल जब भी सिस्टम होगा टॉलरेंस का, उसमें एक साइड, वन साइड ऑफ द, और जो होगी वो काय पे दी जाएगी? नॉमिनल साइज पे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यूनिलैटरल में क्या होगा? टॉलरेंस इज अलाउड ऑन एक्चुअल साइज पे दी जाती है, तो 44 का सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, है ना। कैलकुलेशन कहाँ की जाती है? वो आपकी एक्चुअल से की जाएगी, नहीं सॉरी बी होगा ना, हाँ बी होगा, नॉमिनल से ही करेंगे। ठीक है, एक्चुअल से नहीं करते। बेसिक और एक्चुअल, बेसिक और नॉमिनल सेम ही होता है ना, हाँ ठीक है, बी होगा ना, बी होगा। बेसिक बेसिस ऑफ लिमिट सिस्टम। बेसिस ऑफ लिमिट सिस्टम में क्या होता है? देखो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो होल बेसिस हो सकता है, एक शाफ्ट बेसिस हो सकता है।
होल बेसिस में क्या होता है कि होल जो है उसको कांस्टेंट मेंबर मानेंगे और उसके हिसाब से हम वेरिंग शाफ्ट्स रखेंगे, अलग अलग शाफ्ट्स हो सकती हैं, तो उसे कहेंगे होल लिमिट, होल बेसिस सिस्टम। या फिर शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि शाफ्ट को जो है हम कांस्टेंट मेंबर मान ले और उसके हिसाब से होल वेरी करा ले, तो हो जाएगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स होती हैं, फिट्स होती हैं, वो 18 ग्रेड होती हैं, 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं। और इनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं? 1801, 180, 181, 16 तक, ठीक है। 01, 1, फिर उसके 01 से फिर 0, फिर 1 से लेके 16, तो यहाँ पे 16 और ये तो 18, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड टॉलरेंस, इनको स्टैंडर्ड टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टॉलरेंस ग्रेड फॉर ग्रेड्स जो होती है आर डिटरमाइंड ऑन स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट, आई के हिसाब से इनको डिटरमाइन किया जाता है। आई जो होता है वो क्या होता है? 0.45 d प्लस मतलब अंडर क्यूब रूट ऑफ d प्लस ये फॉर्मूला होता है। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, इसकी डायमेंशंस को में ज़्यादा गौर मत फरमाना, ये ऐसा ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल मतलब आपको यहाँ पे डायमेंशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डी यहाँ पे जो है वो हमेशा mm में ही रखा जाएगा और आई जो है वो माइक्रॉन्स में मिलेगा, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है ना कि आप अगर मीटर में रखते हो, मान लो डायमीटर, तो मीटर पर सेकंड में आपको वेलोसिटी मिल रही है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि आपको स्टैंडर्ड है, mm में रखना है, माइक्रॉन में मिलेगा। अगर IT01 है तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? अलग अलग फॉर्मूले होंगे, है ना, अलग अलग फॉर्मूले होंगे। अगर IT01 है तो उस केस में आपकी आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.3 प्लस 0.08 डी, 0.008 डी, ठीक है। IT0 के केस में आपकी आ जाएगी 0.5 प्लस 0.12 डी और IT1 के केस में आपकी आ जाएगी 0.8 प्लस 0.02 डी के बराबर। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, हो सकता है एग्जाम्स में इस तरीके से पूछ ली जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा रटने वाला गेम है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेसिक साइज इज 1, तो बेसिक साइज क्या होता है? बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट पूछ रहा है, तो शाफ्ट के केस में बेसिक शाफ्ट क्या होगी? बेसिक शाफ्ट मतलब शाफ्ट का जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। शाफ्ट अगर मैंने बनाई तो आपको क्या दिखेगा? इसका अपर डिविएशन दिखेगा, अपर वाला सिस्टम दिखेगा ना, अपर वाली लेंथ, अपर डायमीटर दिखेगा, ठीक है। तो इसका अपर डिविएशन 0 होता है, इस तरीके से याद रखो। 45 का B हो जाएगा। अगर होल होगा, होल में क्या होता है? अंदर छेद होता है, ठीक है। ऊपर कुत्ता भी बढ़ाओ, एक छेद देखने को मिलेगा, तो ये क्या होता है? लोअर डिविएशन होता है, तो इसमें लोअर डिविएशन 0 होता है, ठीक है। इसमें अपर डिविएशन 0 होता है, ठीक है। अपर डिविएशन इज 0 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लोअर डिविएशन 0 होगा होल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, अगर 10H6G5 लिखा हुआ है तो कैपिटल H जो है वो आपको होल बताता है, होल के बारे में बताएगा, होल का ग्रेड बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर G5 जो होगा, G जो होगा वो आपका शाफ्ट बताएगा, शाफ्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो और ये जो है 100 जो है वो आपका क्या बताएगा? 100 आपका बेसिक साइज बताएगा, ठीक है, बेसिक साइज बताएगा। कितने टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? तो 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं आपके। और फंडामेंटल डिविएशंस कितने होते हैं? तो फंडामेंटल डिविएशंस याद रखो, 25 फंडामेंटल डिविएशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ याद रखने वाली चीज़ें भाई ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स में कभी कभी पूछी जा सकती हैं, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो भी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सारी के सारी 25 वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं और 25 फंडामेंटल डिविएशंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, IT अगर 1 लिखा हुआ है, IT 1 के केस में क्या होगा? 0.8 प्लस 0.02 डी,
तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ एक जो 3 दी हुई हैं उनकी याद रख लेना, जो क्वेश्चंस में कराए हुए हैं उसकी याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो इतनी सारी हैं कि कितनी याद रखोगे। ठीक है, तो जो जो दी हुई है सिर्फ उतनी ही याद रख लेना। 51 के केस में क्या हो जाएगा, 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.01 डी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, ये सेम चीज़ लिखी हुई है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, तो 100 तो मैंने आपको बता दिया था, ये तो आपका क्या हो जाता है, बेसिक साइज हो जाता है। एच जो हो जाता है वो आपको बताएगा होल का, तो टॉलरेंस गेज होल का कितना है, 6 है, और शाफ्ट का कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 52 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील का कितना होता है, तो 210 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाता है, 210 गीगा पास्कल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर होल है डायमीटर डी का, उसको पंच करना है। पंच करना मतलब आपको मान लो ये ऐसी शीट है, उसमें से इसको ऊपर से देखोगे तो मान लो चौकोर शीट थी, ऐसा गोला निकालना है। अगर ऐसा गोला निकालना है तो आप सोच के देखो, ये गोला जब निकलेगा तो ये एक सिलेंडर के फॉर्म में निकलेगा, और इसमें जो कटिंग एक्शन हो रहा है, शीयरिंग एक्शन हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, इसकी सरफेस पे हो रहा है। मतलब ये जो इसकी कर्व्ड सरफेस होगी ना, कर्व्ड सरफेस होगी, इस पे शीयरिंग एक्शन हो रहा है, इस पे शीयर स्ट्रेस लग रही है, तो वो कितना हो जाता है, पाई डी टी के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा जो शीयर स्ट्रेस है इंटू पाई डी टी कर दोगे तो आपको फोर्स निकल आएगा, फोर्स, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 54 का बी। रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू डिजाइन स्ट्रेस, मतलब मेरा मटेरियल मान लो बोलेगा कि 100 मेगा पास्कल पे भाई मैं टूट जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो मैं 100 मेगा पास्कल तक लेके नहीं जाऊंगा, मैं तेरे को स्ट्रेस दूंगा सिर्फ 50 मेगा पास्कल की, तू टूटना मत, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 2 आ गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 100 पे टूटना था, मैंने बोला कि मैं आधे पे ही ले जाऊंगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। एल्यूमिनियम इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, एल्यूमिनियम क्या होता है, डक्टाइल होता है, तो डक्टाइल मटेरियल्स जो होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं यील्ड स्ट्रेस पे। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस पे। और लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 मेंबर इज नोन एज, लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगी उनको देखो, जब 2 मेंबर कांटेक्ट में आते हैं उनकी वजह से जो लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है उनको क्या कहते हैं। देखो एक बियरिंग में देखो, मान लो ऐसी बियरिंग है, उसके अंदर एक शाफ्ट है, और जब इस शाफ्ट पे ये शाफ्ट ऐसी होगी ना, ये शाफ्ट ऐसी होगी साइड से देखोगे तो, और ये किसी बियरिंग में इस तरीके से फंसी होगी। ठीक है, ये बियरिंग है वो, तो जब इस पे इस तरीके से अगर लोटर रखा हुआ है तो इसके ऊपर लोड आएंगे, इसकी वजह से यहाँ पे आप सोच सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी। तो लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस सिर्फ इसी एरिया में आ रही है, इसके ऊपर वाले एरिया में नहीं आएगी, इसकी साइड में नहीं आएंगी, सिर्फ यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी लोकलाइज्ड, उसे कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर फॉर R10 सीरीज प्रेफर्ड नंबर, तो अब देखो अभी तक मैंने आपको बताया था टॉलरेंस ग्रेड के बारे में, ये सारी चीजें बताई थी। एक होता है प्रेफर्ड नंबर। अब ये प्रेफर्ड नंबर क्या होते हैं, ये डिजाइन इसके ये क्या होता है कि डिजाइन जब करना है प्रोडक्ट को तो उसके नीचे मैंने बताया आपको कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो जैसे कि मोटर स्पीड हो गई, इंजन की पावर हो गई, मशीन टूल स्पीड हो गई, फीड हो गई, ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका रेगुलेटर रहता है, जिसमें पंखे का रेगुलेटर रहता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक डॉट बना रहेगा इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अब इसका क्या है, जब 1 पे रखेंगे तो कुछ N1 स्पीड है, अब जब N1 स्पीड है, जब इस पे जाएगा तो N2 स्पीड हो जाएगी, तो ये N2/N1 है कितना, या फिर ये N3/N2 कितना है, समझ रहे हो, कॉन्सिक्यूटिव का रेशियो कितना है, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो अगर आप R10 फॉलो करोगे तो उस केस में ये 1.26 होती है, किस केस में, R10 के केस में। अगर R5 फॉलो करोगे, ठीक है, अगर आप R5 फॉलो करते हो तो R5 के केस में 1.58 हो जाएगी। अगर आप फॉलो करते हो R20 तो उस केस में ये हो जाएगी, और R106 करते हो तो उसके R40 के केस में
ये 1.06 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखी हुई है सेम चीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होती है, वही मैंने बताया आपको। A material is stressed within the elastic limit and is linear strain is doubled. Linear strain double है lateral strain के corresponding. The ratio of bulk modulus to Young's modulus कितना होता है? तो म्यू क्या होता है? Poisson's ratio lateral upon longitudinal. तो lateral जो है उससे linear जो है वो डबल है। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया म्यू की वैल्यू। मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है। प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की जब मैंने बताया था आपको, तो E तो क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 वैसा के वैसा, k क्या है? यह है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू। तो इस केस में लीनियर स्ट्रेन जो है वो डबल है, लीनियर स्ट्रेन डबल है, तो लेटरल बाय लीनियर 1/2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3k 1 माइनस 2 म्यू, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो E/k कितना आ जाएगा आपका? 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 तो नहीं है, तो 49 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 59 का B हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 के बराबर होगा, तो 1 तो नहीं आ रहा। इन द अबव क्वेश्चन अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, तो रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये g होता है, तो E/g हो जाएगा 2 × 1 + 1 म्यू, और म्यू कितना है? 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 × 2, तो ये जाएगा कितना हो जाएगा? E/g जो आ रहा है वो 3 के बराबर आ रहा है, और मुझसे पूछ क्या रहा है? g/e पूछ रहा है, तो g/e 1/3 हो जाएगा, जो कि 0.33 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने 60 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।